Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I'm Shweta. So in today's video we will discuss electricity's magnetism next topics. In the previous video we have discussed electric potential at any point due to wire, ring, disc and sphere. So in today's video we will discuss next topics, which are electric potential due to dipole, electric potential due to multipole, energy due to system of charges, equipotential surfaces and method of electrical images. इसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, ठीक है, जो कि होगा इलेक्ट्रिक करंट एंड फील्ड्स ऑफ मूविंग चार्जेस का, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट मैग्नेटोस्टैटिक्स. अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की. ओके, तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक. तो जो आज के टॉपिक्स हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल से ही हैं, तो आपको जब हम वीडियो कर रहे होंगे साथ में ही सारे आपको लर्न हो जाएंगे. बहुत इजी कॉन्सेप्ट हैं आज के सारे, ठीक है. तो फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं हम, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. तो इसके लिए जो है हम कंसिडर करेंगे एक डाइपोल विद पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L. जो डाइपोल है इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, हमें पता है, -q एंड +q, और उनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2L. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो कि है P, और P पॉइंट पे ही जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे. जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r डिस्टेंस है यहाँ पे. जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, अगर हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है तो हमें जो दोनों चार्जेस हैं -q एंड +q, दोनों के अबाउट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी पड़ेगी. देन हम उसका जो है ऐड अप कर देंगे. इस तरीके से जो है हमें पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मिल जाएगी. सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हुआ, एट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज. जो पॉजिटिव Q चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगी, V इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस जो होता है चार्ज और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होता है वो. अब यहाँ पे जो पॉजिटिव Q चार्ज है एंड जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ NP. तो जो V जो मीन्स जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज है वो आ जाएगी इक्वल टू 1/4πε0 Q by NP. On the similar lines, we can write a potential due to negative Q charge at point P. So potential due to negative Q charge will be equal to 1/4πε0. चार्ज कितना यहाँ पे -q, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड -q का डिस्टेंस कितना है LP. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस NP एंड LP की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है, बिकॉज हमें जो है NP एंड LP है उसकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. ओनली देन हम जो है टोटल पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर ट्राइंगल NMP विच इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ से जो है हम NP की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. जो NP है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ MP स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर -2MP इंटू MN cos थीटा. अब MP जो है वो क्या है, स्मॉल r, एंड जो MN है दैट इज़ स्मॉल l. तो यहाँ पे NP जो है वो आ जाएगा इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर -2RL cos थीटा का स्क्वायर रूट. इसी तरीके से जो है हम ट्राइंगल MLP से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं LP की वैल्यू, और LP जो है वो आ जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा, ठीक है. तो सिंपली हमने ट्राइंगल्स लेके जो है NP एंड LP की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप और है, दैट इज़ कि जो डाइपोल्स हैं, ठीक है, जो डाइपोल के बीच में डिस्टेंस है वो 2L है, मीन्स जो ओरिजिन एंड एक चार्ज का डिस्टेंस है वो सिर्फ स्मॉल l है, राइट. और जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल वो है r. तो हेयर वी आर कंसिडरिंग कि जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज दैन द डाइपोल लेंथ. जो सेमी डाइपोल लेंथ L है, ठीक है, तो उससे जो है डिस्टेंस
जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज. सो आर स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू एल स्क्वायर, जो कि है भी है. ठीक है, तो इसलिए जो है हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, एल स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/NP. यहाँ पे हमने 1/NP क्यों कंसिडर किया, बिकॉज हमें जो फार्मूला है पोटेंशियल का Q/NP वाला, तो वहाँ पे हमें 1/NP की वैल्यू ही चाहिए. तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे 1/NP को ही सॉल्व करना शुरू कर दिया. सो 1/NP इज़ इक्वल टू 1/R² माइनस यहाँ पे जो हमने L है, L को हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया. ठीक है, तो L स्क्वायर यहाँ पे रिमूव हो गया. सो R स्क्वायर के बाद सीधी थर्ड टर्म आ गई -2RL cos थीटा का स्क्वायर रूट. समझ लग गया ना ये स्टेप. जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल डिस्टेंस L. सो इसलिए जो है हमने L को यहाँ रिमूव कर दिया, यू कैन से इग्नोर कर दिया, और डायरेक्टली हमें इस तरीके से लिख लिया. फिर 1/R को जो है हमने ये स्क्वायर रूट है इसे बाहर ले लिया. ठीक है, वी हैव टेकन R स्क्वायर आउट ऑफ द स्क्वायर रूट, तो बाहर हमें मिल गया R. सो 1/R और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया 1 - 2L/R cos थीटा, और यहाँ पे हमने -1/2 कर दिया, मीन्स हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया, तब ये टर्म जो है वो न्यूमरेटर में चली गई. अब यहाँ पे हमने देखो थर्ड स्टेप में क्या किया, 1/R 1 + L/R. ये प्लस यहाँ पर कैसे आया, बाइनॉमियल एक्सपेंशन हमने किया टू द फर्स्ट टर्म ही हमने इसको एक्सपैंड किया है. तो जो यहाँ पे -2L/R है, ठीक है, उसके साथ जो है ये जो पार होती है हमें पता है NX. ठीक है, वो पार आगे आ जाती है, तो यहाँ पे जो है -1/2 यहाँ पे आगे यहाँ पे आ गया, एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया. सो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया 1/R × 1 + L/R cos थीटा. और यहाँ पे हमने क्या किया, जो R है उसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर 1/R को अगेन. सो हमारे पास 2 टर्म्स यहाँ पे आ गई 1/R + L/R² × cos थीटा. ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1/NP की. तो अब बात करते हैं 1/LP के रिगार्डिंग. 1/LP को जो है हम सिमिलरली करके लिख लेंगे. वी वांट कैलकुलेट ऑल दैट अगेन. तो जैसे यहाँ पे 1/NP आया 1/R + 1L/R² × cos थीटा, तो 1/LP को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे 1/R - L/R² cos थीटा. तो अब हमारे पास 1/NP भी आ गया है, 1/LP भी आ गया है. सो अब हम जो है टोटल पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं. पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गई इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू, यहाँ पे हमने जो है 1/NP की वैल्यू पुट कर दी, जो कि है 1/R + L/R² cos थीटा. एंड नेक्स्ट हमने लिखा यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव Q, जो कि है इक्वल टू 1/4πε0 - Q इंटू 1/R - L/R² cos थीटा. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल. और जो पोटेंशियल है वो क्या आ जाएगी, सम ऑफ दीज टू पोटेंशियल्स. तो V विल बी इक्वल टू V + Q एंड V - Q, दोनों को ऐड अप कर दो. कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रही है, उसको कैंसिल आउट कर दो. तो यहाँ पे जो है रह गया V इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2L/R² इंटू cos थीटा. ठीक है, ये हमारे पास टर्म आ गई. अब यहाँ पे हम जो है डाइपोल मोमेंट के फार्मूला जो होता है उसको देखते हैं कि क्या होता है. तो यहाँ पे जो है देखो Q इंटू 2L इंटू cos थीटा, हमें पता है जो Q इंटू 2L होता है दैट इज़ डाइपोल मोमेंट P. अब यहाँ पे cos थीटा भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है डॉट प्रोडक्ट होगा. तो P डॉट यहाँ पे R यूनिट वेक्टर आ गया, ये है टर्म डाइपोल मोमेंट. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू 1/4πε0 P वेक्टर डॉट R यूनिट वेक्टर अपॉन R². अगर हम यहाँ पे P डॉट R को एक्सपैंड कर दें तो वो क्या होगा, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड R यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा अपॉन R². यहाँ पे हम इसको R को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको P cos थीटा भी लिख सकते हैं. चलो इसको बाकी स्पेशल केसेस में आपको समझ लग जाएगा. सो यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट स्पेशल केस. फर्स्ट स्पेशल केस में हम क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट P है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि दैट इज़ लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल ऑन द पॉजिटिव साइड. मीन्स जो पॉइंट P है
वो पॉजिटिव चार्ज Q की साइड पे आ गया है, ठीक है। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो जो अगर पॉजिटिव Q चार्ज है अगर उसकी साइड हो तब जो पोटेंशियल होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अगर हम देखें कि अगर जब पॉइंट P जो है दैट इज़ ऑन द एक्सियल लाइन एंड दैट इज़ ऑल्सो टूवर्ड द पॉजिटिव साइड, तो थीटा एंगल जो है इन दिस केस क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। डायग्राम से देखो, थीटा अगर P पॉइंट बिल्कुल नीचे आ जाए तो थीटा 0 हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ पे 0 हो गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉज 0 डिग्री इज़ 1 P/r², ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि r जो वेक्टर है साथ में वो क्यों नहीं आया, बिकॉज जो r है यहाँ पे दैट इज़ अ यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, सो v आ गया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। लेट्स फाइंड आउट व्हाट विल हैपन इन केस 2। केस 2 में हमने जो है कंसिडर किया कि जो पॉइंट P है दैट इज़ लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन, लेकिन नेगेटिव साइड पर, जो नेगेटिव Q वाली साइड है वहाँ पे जो है पॉइंट P लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये जो लाइन है वो फ्लैट हो गई है और पॉइंट P जो है वो नेगेटिव Q की तरफ आ गया। जब जो है पॉइंट P नेगेटिव Q की तरफ आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो पाई बन जाता है। फर्स्ट केस में थीटा एंगल 0 हो रहा था जब P पॉइंट पॉजिटिव Q की तरफ जा रहा था। यहाँ पे देखो जब जो P पॉइंट है दैट इज़ गोइंग टूवर्ड द नेगेटिव साइड, इन दैट केस जो थीटा एंगल है वो क्या हो रहा है, पाई के इक्वल। सो कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई इज इक्वल टू -1, तो पोटेंशियल जो है वो आ गई -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। From these two cases we can conclude that electric potential due to a dipole varies inversely as the square of the distance, ठीक है। r² आ गया ना, v is inversely proportional to r²। So third case यहाँ पे है when the point P lies on the equatorial line। equatorial line का मतलब है जो point P है उसकी जो डाइपोल की एक्सियल लाइन है उसके साथ उसका एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो हमें पता है जब कॉस है कॉस 90 इज़ इक्वल टू 0, कॉस 90 0 होने पर ये जो पोटेंशियल है वो क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है that is equal to 0 when the point P, which is the observation point, lies on the equatorial line of a dipole। समझ लगे तीनों केसेस ये। जो पोटेंशियल है ड्यू टू डाइपोल दैट वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, वन थिंग। सेकेंडली है जो जब पॉइंट एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है वेदर ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, तब भी वो इन्वर्सली ही वेरी कर रही है। थर्ड केस है कि जब अगर पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, इन दैट केस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपोल्स। मल्टीपोल्स वाले देख लेते हैं क्या होते हैं। सो फर्स्ट जैसे एक मोनोपोल है, मोनो मीन्स सिंगल, पोल मीन्स चार्ज। जब एक ही चार्ज होगा तो उसको हम कह देंगे मोनोपोल। देन वी हैव डाइपोल्स, ठीक है। डाइपोल्स में क्या होता है, देयर आर 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। जब 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे उसको हम कह देंगे डाइपोल। अब उसके बाद जब 2 डाइपोल हों साथ में तब हमारे पास बन जाएगा क्वाड्रोपोल। क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड स्टैंड्स फॉर 4, 4, ठीक है। तो जब जो है यहाँ पर 2 डाइपोल्स इन्वॉल्व होंगे तब जो हमें मिलेगा उसको हम टर्म करेंगे क्वाड्रोपोल। तो क्वाड्रोपोल है उसकी अरेंजमेंट 2 तरीके से पॉसिबल है। जैसे फर्स्ट वन में देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, -q + q -q, मतलब इस तरीके से जो लीनियरली 2 डाइपोल्स को हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया कि यहाँ पे हमें एक लीनियरली जो है क्वाड्रोपोल की अरेंजमेंट मिल गई। तो लीनियर अरेंजमेंट में हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे 2 डाइपोल है -q + q -q + q, तो यहाँ पे जो +q + q वाली पोजिशंस हैं उसको हमने जो है मिडल में रख लिया एंड -q -q वाले को साइडवेज रख लिया। तो डाइपोल किस तरीके से हो गया, -q 2q -q है, ये क्वाड्रोपोल ही है। दिस इज़ द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अ क्वाड्रोपोल। जो लास्ट वन है वो क्वाड्रोपोल ही है, लेकिन ये जो है इसकी एक 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो 2 डायमेंशनल में जो है एक स्क्वायर की फॉर्म में आप इसको अरेंज कर सकते हो, -q + q + q -q। इस तरीके से हमने बहुत बारी जो है, ठीक है, चार्जेस फाइंड आउट किए हैं। सो दिस इज़ द 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ क्वाड्रोपोल।
सो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, हम जो है क्वाड्रोपोल के अबाउट ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसको मल्टीपल पोल्स के लिए, जो मल्टी पोल्स है उसके लिए जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने क्वाड्रोपोल लिया है, यहाँ पे मिडल में देखो पहले ही चार्ज क्या है प्लस क्यू, मिडल में है -2q, देन है प्लस q, ये है लीनियर अरेंजमेंट वाला क्वाड्रोपोल। देन वी हैव एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जिसके अबाउट जो है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉइंट P पे होगी दैट विल बी द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, फर्स्ट जो L पे पड़ा चार्ज प्लस Q, देन जो -2q चार्ज है उसके कारण, एंड देन जो N पे प्लस Q है उसके कारण। इन तीनों के कारण जो पोटेंशियल है उसको एड अप करके ही हमें टोटल पोटेंशियल मिलेगी एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। इसको जो है मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन में ही लिख दिया है, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, जो पहला चार्ज Q है उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस देखो क्या है LP, सो फर्स्ट आ गया Q अपॉन LP। देन हमारे पास जो सेकेंड चार्ज है -2q के जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से दैट इज़ MP, तो सेकेंड आ गया -2q अपॉन MP। So let's talk about the third charge plus Q which is lying at the point N। जो N पे चार्ज पॉजिटिव Q है उसका डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से है NP। तो इस तरीके से जो हमें V है वो मिल गई इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन LP -2q/MP प्लस q/NP। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस LP, MP एंड NP को फाइंड आउट करना। So in the previous topic we have calculated 1/MP and जो आया था इक्वल टू 1/r² प्लस L² -2RL cos थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 1/MP में यहाँ पे हमने इसको फर्दर कुछ बाइनॉमियल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई की है, R is very very large as compared to L and we have ignored that also। So ultimately जो है यहाँ पे 1/MP यहाँ पे जो आ जाएगा इक्वल टू 1/r इंटू 1 + L²/2r², 3 cos² थीटा -1 प्लस L/r इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे जो है हमने बाइनॉमियल थ्योरम का यूज़ करते हुए इसको एक्सपैंड किया है अप टू 3 टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ जाएंगी। ऑन द सिमिलर लाइन्स वी कैन राइट 1/LP एंड 1/MP, ठीक है। तो 1/LP जो है वो आ जाएगा 1/r इंटू 1 + L²/2r², 3 cos² थीटा -1 माइनस L/r cos थीटा, एंड 1/NP होगा MP में जो 1/MP है दैट विल बी इक्वल टू 1/r। टोटल पोटेंशियल क्या होगी इन तीनों को ऐड अप करके, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया, जो V है वो आ जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 QL²/r³ into 3 cos² थीटा -1। So from here we get to know that in case of quadrupole potential varies inversely with the cube of the distance। V is inversely proportional to cube of the distance। r³ आ गया ना यहाँ पे, डाइपोल में तो r² से जो है पोटेंशियल वेरी कर रही थी, लेकिन इन केस ऑफ क्वाड्रोपोल जो है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस से पोटेंशियल वेरी कर रही है। सो यहाँ पे एक जर्नलाइज फार्मूला ही आ गया, ठीक है। इस जर्नलाइज फार्मूला को मेक यूज़ करके आप किसी भी पोल के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हो। ये जर्नलाइज फार्मूला देखो क्या है, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻n+1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बिकॉज इसके बेसिस पे जो है आप फर्दर किसी भी पोल के रिगार्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो पोटेंशियल क्या है। तो जब n 0 है, n 0 आ गया तो V जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड दिस इज़ द केस फॉर मोनोपोल। जब मोनोपोल मीन्स एक सिंगल चार्ज होगा, मीन्स अगर पॉइंट चार्ज जो है हमें पता भी है पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है, V इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, ठीक है। तो जब पॉइंट चार्ज है इन दैट केस पोटेंशियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट भी किया था और इस जर्नलाइज फार्मूला से ये चीज़ प्रूव भी हो रही है। उसके बाद जब n हो गया 1 के इक्वल, n को आपने 1 पुट कर दिया, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ गया। सो दिस इज़ द केस फॉर डाइपोल। डाइपोल में हमने देखा जो पोटेंशियल है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उसके बाद जब आपने n इज़ इक्वल टू 2 पुट कर दिया, जब n 2 के इक्वल पुट हो गया, 2 + 3, 2 + 1 क्या आ गया 3,
ठीक है। तो इन दिस केस क्या हुआ, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, जो कि है क्वाड्रुपोल का केस। हमने जो है जब क्वाड्रुपोल के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल फाइंड आउट की, दैट वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, तो ये भी प्रूव हो गया। उसके बाद अगर n 3 के इक्वल है, जब n 3 है, 3 + 1 4 आ गया, दिस इज़ द केस फॉर ऑक्टोपोल। ऑक्टोपोल मीन्स जिसमें 8 जो है चार्जेस होंगे और 4 जो है वो डाइपोल्स होंगे। जैसे क्वाड्रुपोल में 2 डाइपोल्स थे, ऑक्टोपोल में 4 डाइपोल होंगे और 8 चार्जेस होंगे। सो जो ऑक्टोपोल के लिए पोटेंशियल है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द डिस्टेंस। सो ये जो छोटा सा फार्मूला है ये इतना पावरफुल है कि इसने 3 आर्टिकल एक्सप्लेन कर दिए। पॉइंट चार्ज के कारण डाइपोल, क्वाड्रुपोल, तीनों बड़े बड़े आर्टिकल का समअप है ये, और ऑक्टोपोल जिसको हमने कैलकुलेट नहीं किया उसका रिजल्ट भी हमें पता चल गया। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको जो है ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब ढेर सारे चार्जेस हैं, ठीक है, तो उनके जो है हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पे, अब ये तो हमने कह दिया सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस को इकट्ठा करने में वर्क डन भी लगेगा, राइट। सो यहाँ पे जो वर्क डन है उस वर्क डन को ही हमने फाइंड आउट करना है, और एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बस उस एनर्जी को ही हमने फाइंड आउट करना है, जो कि क्या है, वर्क डन है उन सब चार्जेस को इकट्ठा करने में, असेंबल करने में जो लगेगा। समझ लग गया ना ये। व्हेनेवर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज असेंबल्ड, जब हम चार्जेस को इकट्ठा करते हैं, वर्क हैज़ टू बी डन, वर्क डन होता है उस केस में। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच वी विल फाइंड आउट। तो चार्जेस की असेंबलिंग हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, इन्फिनिटी से। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं सारे चार्जेस इन्फिनिटी पे पड़े हैं, उन सबको हमने असेंबल करना है, मीन्स एक जगह हमने सब चार्जेस को इकट्ठा करना है। तो चलो शुरू कर दें है ना इस चीज़ को। सो फर्स्ट है यहाँ पे चार्ज Q1 चार्ज है जो कि कहीं इन्फिनिटी पे है, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस Q1 चार्ज को हमने ओरिजिन से यहाँ तक लेके आना है, जहाँ पे ओरिजिन से उसका डिस्टेंस रह जाएगा R1। क्या इस केस में कोई वर्क डन होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट सम पॉइंट, तो क्या इस चीज़ में कोई वर्क डन होगा, देयर विल बी नो वर्क डन इन दिस केस। ऐसा क्यों वर्क डन नहीं हुआ, बिकॉज जब हम यहाँ पे Q1 को लेके आए, यहाँ पे ऑलरेडी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इसलिए हमें जो है कोई वर्क डन, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई वर्क डन नहीं हुआ, बस इन्फिनिटी से चार्ज लेके आए, एट पर्टिकुलर पॉइंट वी हैव प्लेस्ड इट, कोई रिपल्शन, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ नहीं उसको फील हुआ। ठीक है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 from infinity to at a point distance R1 from the origin is equal to 0। तो एक चार्ज तो हमें मिल गया Q1, अब बट वी नीड असेंबली ऑफ चार्जेस। तो अब हम चलो सेकंड चार्ज भी लेके आते हैं। सेकंड चार्ज जो है दैट इज़ Q2 विच इज़ लाइंग एट इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं जो कि जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से है R2। अब आपको ये बताना है कि इन दिस केस वर्क डन होगा कि नहीं। So work done होगा in this case. Why? Because already Q1 charge is present over there. It has created its own electric field. तो हमें उस electric field में एक another charge Q2 को fit करवाना है, you can say। तो इस तरीके से यहाँ पे work done होगा। उस work done को हम कैसे find out करेंगे? तो वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है यहाँ, V का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास चार्ज था Q1, ठीक है, तो Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या आ गया यहाँ पे, R2 माइनस R1। सो वर्क डन का फार्मूला हमें पता है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, W इज इक्वल टू V इंटू Q। देयरफॉर द वर्क डन इन पुटिंग द चार्ज Q2 एट R2 मीन्स जो Q2 चार्ज है उसको R2 पर प्लेस करने में जो वर्क डन लगा वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल अभी हमने फाइंड आउट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R2 माइनस R1, और चार्ज कौन सा है, Q2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वर्क डन मिल गया। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट असेंबली ऑफ चार्जेस, तो एक चार्ज आ गया, 2 चार्ज हो गए, अब हम यहाँ पे थर्ड चार्ज लेके आएंगे जो कि है Q3। अब Q3 पॉइंट को चार्ज को जो है हमें R3 लोकेशन पर प्लेस करना है, तो क्या इस केस में वर्क डन होगा,
सो होगा यहाँ पे वर्क डन। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी दो चार्जेस प्रेजेंट हैं Q1 एंड Q2 और दोनों अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब Q3 को आप जो है R3 डिस्टेंस पर आपने प्लेस करवाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है Q1 एंड Q2 के कारण जो पोटेंशियल है उस सब को ओवरकम करके उतना वर्क डन लगेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एट R3 ड्यू टू चार्जेस Q1 एंड Q2 क्या हो जाएगी? Q1 के जो कारण पोटेंशियल क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R3 माइनस R1, और Q2 के कारण जो पोटेंशियल है वो क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R3 माइनस R2। अब इन दोनों पोटेंशियल से हम जो है Q3 को टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, उसको टोटल वर्क डन इन पुटिंग द चार्ज Q3 एट R3 क्या हो जाएगा? इन दोनों पोटेंशियल से जो दोनों हमें वर्क डन मिल रहे हैं उनको ऐड अप कर देना। तो यहाँ पे मैंने Q3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, बिकॉज मैंने आपको बता ही दिया जो वर्क डन है दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिल गया टोटल वर्क डन। सो इफ़ देयर आर 3 चार्ज ओनली, हमने यहाँ पे सिर्फ 3 चार्जेस की ही अगर असेंबली बनाई है तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा? वर्क डन 1 2 3 विल बी इक्वल टू वर्क डन 1 + 2 + 3, तो प्लस करके जो है हमारे पास आ जाएगा 1/2 समेशन ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 to n, i इज़ नॉट इक्वल टू j, समेशन ऑफ n इज़ इक्वल टू j, समेशन ऑफ j इज़ इक्वल टू 1 to n, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qj Qi Ri माइनस Rj। ये हमने यहाँ पे जनरलाइज़ कर दिया कि अगर जो हैं देयर आर n नंबर ऑफ़ चार्जेस तो वर्क डन इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अब मैंने आपको बिगिनिंग में ही बोला था दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे बस आप एनर्जी लिख दो, सेम W को हटा के U लिख दो यहाँ पे, तो आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल, तो नाम से पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, वो सर्फेसेस जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल हो, और इन अनदर वर्ड्स आप कह सकते हो जहाँ पे जो है पोटेंशियल सेम हो। सो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर द सर्फेसेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। अब इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए बिकॉज प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट और उनसे MCQs श्योरली बन जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नो वर्क इज़ डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपके पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहाँ से पे जो चार्ज है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, उस केस में वर्क डन ज़ीरो होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज जो वर्क डन है दैट इज़ पोटेंशियल इनटू चार्ज, और वी कैन से पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब यहाँ पे जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल तो हर जगह सेम है, मीन्स जो V1 पे पॉइंट पे पोटेंशियल है वही सेकंड पॉइंट पे, वही थर्ड पॉइंट पे, तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करोगे वो तो ज़ीरो आ जाएगी। सो जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, अगर दोनों पे पोटेंशियल V1 है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इस तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गई मतलब वर्क डन भी क्या आ जाएगा? इक्वल टू ज़ीरो। So in no work is done in moving a test charge over an equipotential surface. Second point is electric field intensity is perpendicular to equipotential surface. कहते जो equipotential surface है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी हमेशा। अब इसको प्रूव भी करके देख लेते हैं। जो dV है ये हमने फाइंड आउट किया था बिगिनिंग में ही, जो dV है दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात फिर वही आ गई कि जो पोटेंशियल है वो तो हर जगह सेम है, पोटेंशियल हर जगह सेम है, तो dV जो कि डिफ्रेंसिएशन बता रहा है हमें पोटेंशियल की, वो ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, तो dV क्या आ जाएगा? ज़ीरो। अब dV ज़ीरो हो गया तो लाइन इंटीग्रल ज़ीरो हो गया, इट मीन्स E डॉट dl ज़ीरो हो गया, इट मीन्स E डॉट E dl cos थीटा ज़ीरो हो गया। और हमें पता है cos थीटा ज़ीरो कब होता है? जब थीटा इज़ इक्वल टू π/2। तो थीटा π/2 का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हो गया ये? जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं उनका एक और बेनिफिट भी है दैट इज़ दे हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम वीक फील्ड। मीन्स अगर आपको सिर्फ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के डायग्राम दी हो
तो आप उस डायग्राम को देख के बता सकते हो कि क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की डायग्राम है कि या ये वीक फील्ड की डायग्राम है, ठीक है। तो सिर्फ उन डायग्राम्स को देख के ही जो है आप जज कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड। अब वो कैसे डायग्राम को देख के हमें पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड है। बिकॉज हमें पता है जो E है, E इज़ इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। dV कांस्टेंट है, उसको हम जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन से बाहर निकाल देते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, dr इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। dr जो है दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो इट मीन्स जितना ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस में डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा, या फिर जितना कम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस में डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। सो वी कैन से where there are electric field potentials crowded together, there is less distance between them, it will indicate strong field, and when the equipotential surfaces are farther apart, that will indicate weak field। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम है, वहाँ पे देखो जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है वो साथ साथ हैं, तो इट मीन्स ये है इंडिकेट कर रहा स्ट्रॉन्ग फील्ड को। अब नेक्स्ट डायग्राम देखो, वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दूर हैं, तो दिस इज़ इंडिकेटिंग वीक फील्ड। समझ लग गया आपको ये। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक इमेजेस। तो मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक इमेजेस जो मेथड है, इसका यूज़ है कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट है एंड एक चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज के जिस रीजन में चार्ज लाई कर रहा है, तो उसके ऑपोजिट रीजन में अगर कोई चार्ज है तो हम उसके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ रीजन x ग्रेटर देन 0 है, वहाँ पे चार्ज पॉजिटिव Q लाई कर रहा है, तो अगर कहीं पे चार्ज Q लाई कर रहा है इन द रीजन x लेस देन a, अगर यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट है, तो हम उसकी हेल्प से जो है इस चार्ज के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजेस के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे, इट इज़ यूज़फुल फॉर सॉल्विंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स involving one or more point charges in the presence of conducting boundary surface, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने में ये हेल्पफुल है। यू कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड टू इलेक्ट्रोडायनामिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए एप्लीकेबल है ये, वन थिंग। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग बाउंड्री शीट होना चाहिए एंड पॉइंट चार्ज, जैसे हमने एक क्यू चार्ज लिया तो देयर कैन बी मोर देन वन पॉइंट चार्जेस, वो भी पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉट बाउंडेड बाय कंडक्टर, ठीक है। हमने उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट की है जो कि कंडक्टर से बाहर है, ठीक है। हमने देखा ही वो कंडक्टर के ऊपर लाई नहीं कर रहा, कंडक्टर से वो बाहर है, इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय कंडक्टर, आप उस पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड है यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स वेयर चार्जेस प्रोड्यूस इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो आप जो है इसको वहाँ यूज़ कर सकते हो जहाँ पे जो चार्जेस हैं दे प्रोड्यूस इक्विपोटेंशियल सरफेस, मींस उनके अबाउट जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। जैसे कि हमने पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज की बात की, अगर नेगेटिव क्यू चार्ज भी है तो उन दोनों के अबाउट जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ वाई द नेम इलेक्ट्रिक इमेज। हमने ये जो नाम है इलेक्ट्रिक इमेज ये क्यों चूज़ किया, ठीक है। बिकॉज द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जब हम कोई इमेज की बात करते हैं, इमेज एंड ऑब्जेक्ट वो दोनों सेम रीजन में नहीं लाई करते, ठीक है। जहाँ ऑब्जेक्ट है, इमेज हमेशा उसके ओपोजिट रीजन में बनेंगी। तो सेम थिंग यहाँ पे भी वही है कि जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, जो कि रियल चार्ज है, यहाँ पे वो जिस रीजन में लाई कर रहा है, और जो दूसरा चार्ज है जिसके अबाउट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वो चार्ज उसके ओपोजिट रीजन में लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से उस चार्ज को जो है हम इलेक्ट्रिक इमेज भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रिक इमेज कह दिया। रीज़न इसके बिहाइंड यही है बिकॉज ये जो चार्ज है जिसके अबाउट आप कैलकुलेशंस कर रहे हो वो उस रीजन में नहीं लाई करता जहाँ पे रियल चार्ज लाई कर रहा है। समझ लग गया ना, ये ओपोजिट रीजन में लाई करने के कारण ही उसको इमेज का नाम दे दिया गया। वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक इमेज कह दिया गया। तो क्या हम इलेक्ट्रिक इमेज मेथड कहीं भी यूज़ कर सकते हैं?
ऐसा नहीं है. There are certain conditions which need to be satisfied, only then we can make use of electrical image method. ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये है, कंडक्टिंग शीट सरफेस शुड बी इक्विपोटेंशियल. जो आप कंडक्टिंग शीट यूज़ कर रहे हो उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट है, पोटेंशियल एट इन्फाइनाइटली डिस्टिंक्ट पॉइंट शुड बी ज़ीरो. जो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो बहुत इन्फाइनाइटली फार अवे जो डिस्टेंस को, जो पॉइंट्स को कंसिडर करोगे, वहाँ पे पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है. जैसे यहाँ पे मैंने एक पी पॉइंट लिया जो कि उस कंडक्टिंग शीट से बहुत दूर है, तो उसके अबाउट जो पोटेंशियल है वो होगा ज़ीरो. उसके बाद थर्ड थिंग है, इन द रीजन इन विच रियल चार्ज लाइज. जहाँ पे जो रियल चार्ज लाई कर रहा है, द नेट फील्ड ड्यू टू द रियल चार्ज एंड द इमेज चार्ज शुड बी सच दैट द टोटल फ्लक्स ओवर एनी गॉसियन सरफेस शुड नॉट बी अफेक्टेड. कहते जहाँ पे जो रियल चार्ज लाई कर रहा है एंड इमेज चार्ज लाई कर रहे हैं, वो इस तरीके से जो है उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए कि जो गॉसियन सरफेस है एज अ होल, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इफेक्ट ना हो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद जो है मैग्नेटोस्टैटिक्स हम बिगिन कर देंगे. ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो. एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ठीक है आपको कैसा लगा. एंड इफ़ यू आर वाचिंग द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू एवरीवन.